वर्तमान में जितने बुद्ध हैं और भविष्य में जितने बुद्ध होंगे, ऐसे सभी बुद्धों को मैं नमन करता हूँ। माननीय एकानंद राष्ट्रीय मौलिक अधिकार बुद्ध का आशय, संगठक आप संपादक, लोग ये जो बुद्ध का चित्र बना हुआ, तथागत बुद्ध का चित्र बना हुआ है, इससे तथ्य मत लगाइएगा। और जो लोग ये जानते हैं कि ये बुद्ध है, ये उनकी अज्ञानता का परिचायक है। बुद्ध एक डिग्री है। जो भी व्यक्ति 150 रिसर्च एनालिसिस एक्सपेरिमेंट करके बुद्धत्व रूपी डिग्री प्राप्त कर ले तो बुद्ध हो जाता है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं होता। तो इस नाते ये गाथा मैंने पढ़ी कि आप लोग भ्रम में न रहिएगा कि जितने 27 बुद्ध हुए हैं फिर बुद्ध होंगे। जो भी व्यक्ति शीलों का पालन करे, शीलवान रहे और अपने जीवन में दूसरों को दुख मुक्त करने का कार्य करे, वो बुद्ध हो। अब मैं विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। निजीकरण और पुरानी पेंशन। सरकार निजीकरण क्यों करती है और सरकार के कार्य और व्यवहार की समीक्षा हमें क्यों करनी पड़ रही है। अभी इससे पहले के सत्र में हम लोगों ने लोकतांत्रिक स्तंभों की चर्चा किया था कि उनके कौन कौन से स्तंभ हैं, कैसे हैं। जब लोकतांत्रिक स्तंभों को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आज के जो लोकतांत्रिक स्तंभ हैं, और बाबा साहब ने एक स्लोगन कहा था कि संविधान कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छी मानसिकता के हैं तो बुरा संविधान भी अच्छा संविधान साबित होगा। और कोई संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग घटिया मानसिकता के होंगे तो संविधान खराब साबित होगा। बस आप ये कही गई बातें आज अच्छा लागू है। पूरी दुनिया के अनेक देशों में उनके संविधान फेल हुए हैं। चाहे बांग्लादेश में देख लीजिए, चाहे श्रीलंका में देख लीजिए, अराजकता का माहौल आया, लेकिन भारत का संविधान आज तक फेल नहीं हुआ। तो संविधान चलाने वाले लोग इस संवैधानिक व्यवस्था को, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्य है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मैत्री और न्याय, इस मूल्य से, इन वाक्यों से किसको एलर्जी है? वे कौन लोग हैं जो इस देश में समता नहीं चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, बंधुता नहीं चाहते हैं, मैत्री नहीं चाहते हैं, न्याय नहीं चाहते हैं? ये वे लोग जो विभागों का निजीकरण करना चाहते हैं। विभागों का निजीकरण केवल निजी स्वार्थ बस, अपने हित में। और एक कहावत कही गई है कि अगर बिल्ली दूध पी जाती है तो दोष किसका? बिल्ली का है कि आपका है? दोष हमारा है। क्यों? क्योंकि हमने, जो बाबा साहब ने आपको वोट की ताकत दिया है, उस वोट की ताकत से आपने कितने वफादार लोगों को संसद में भेजा है नियम और कानून बनाने के लिए।
तो बेवफा से वफा की उम्मीद करना ये कहाँ की नैतिकता है? हमारे लोगों में जो तमाम लोग निजीकरण का शिकार हैं, हमारे साथ के लोग वो आज भी अंधभक्ति के शिकार हैं। और सरकार चाहती है कि ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया। जब पढ़ेगा इंडिया तो विरोध करेगा इंडिया। इसलिए अगर अनपढ़ जाहिल लोग होंगे तो सरकार के हाँ में हाँ मिलाएंगे। 30 रुपए का। आप जानते हैं एक इस पर जो मैं छोटा सा 2 साल 2019-20 में एक बीमारी हमारे देश में आई थी, कोरोना। पैसे ले जाए टूटे ना, मोड़ देंगे। दुनिया के किसी देश में मोड़ देंगे। वो गतिविधियां नहीं हुई जो भारत में हुई है। क्यों हो रहा है? क्योंकि निजीकरण वे करवा रहे हैं जो लोग सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का कार्य करते हैं। आज पूंजीवाद सरकार बनाने का काम करता है, पूंजीवाद सरकार गिराने का काम करता है। जिस प्रदेश में जब पूंजीवाद चाहे, और वो पूंजीवाद यहाँ का नहीं, अमेरिका का बैठा हुआ पूंजीवाद है, इंग्लैंड का बैठा हुआ पूंजीवाद है, भारत में सत्ता परोक्ष रूप से चला रहा है और हम लोग पत्थर की ओर दौड़ रहे हैं। और लोग कहते हैं कि हम खुली आंखों से देख रहे हैं कि हमारा शोषण कैसे हो रहा है। अगर खुली आंखों से देख रहे हैं, एक प्रश्न मेरा है आपको, कितने लोग हैं जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते? यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते? शायद किसी का हाथ नहीं उठेगा, सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्यों? यदि आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है, लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूं, यहाँ पर बैठे हुए लोग चाहे मंच पर बैठे हैं, चाहे सामने ऑडियंस पर बैठे हैं, किसी को अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। कैसे? जब लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आपकी आंखें कहाँ चली जाती है? दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाता है। क्यों? आप अपने ही घर में नहीं देख पाते, इसका मतलब आप अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। आपकी आंखों पर जो रोशनी पड़ती है उससे आप देखते हैं। अगर आपकी रेटिना पर रोशनी ना पड़े, 70 रुपए के। वो रोशनी कहाँ से आती है? ये हमारे जितने महापुरुष हैं, हमारे जीवन में रोशनी डालने का काम है। आज उससे हम देखने समझने का कार्य कर रहे हैं। उस रोशनी से हम मनवाद और पूंजीवाद को देखने का कार्य कर रहे हैं। उस रोशनी की वजह से तक शक्ति हमारे अंदर आ रही है। उस रोशनी की वजह से हम जान रहे हैं विभागों का निजीकरण करने से हमें क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा। तो जो लोग सरकारें बनवाते हैं, पूंजीवादी लोग जो सरकारें बनाते हैं, वो विभागों को खरीदने का काम करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 3000 विद्यालय बंद हो चुके हैं और 30,000 करोड़ रुपया एक नया जिला बना है, वहां पर लगाया गया 30,000 करोड़ रुपया वहां लगाया जा रहा है। उसके लिए सरकार के पास पैसा है और 3,000 स्कूलों को बंद करने के लिए, उन स्कूलों को चलाने के लिए सरकार के पास पैसा। जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो निकम्मे हैं तो उन्हें काबिले तारीफ बनाने के लिए सरकार का नियम और निर्देश है। उनको दंडित करने के लिए उनके पास अधिकार हैं। अगर आप दंडित करके उनको सुधार नहीं सकते हैं तो निकम्मा कौन? अगर मैं गड़बड़ हूं, अगर मैं गड़बड़ बोल
रहा हूँ, ये जनता है, इस देश की मालिक है और ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर इनमें से चुने हुए प्रतिनिधि गलत बोलेंगे, ये जनता गूंगी बहरी है, इसे खड़ा होना चाहिए, आह्वान लगाना चाहिए। और जब हमारे देश की संसद में ये प्रस्ताव पारित होगा कि चुने हुए सांसद, चुने हुए प्रतिनिधि अगर निकम्मे निकल जाएं, तो हमें उन्हें वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। अब आपने क्या लिखा है कि जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार होती है। आपके वो प्रतिनिधि हैं, अगर प्रतिनिधि गड़बड़ है तो प्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन कौन करेगा? हम आप करेंगे, इस देश की जनता करेगी। अगर मूल्यांकन में वो खरे नहीं उतरते हैं तो उन्हें वापस बुलाने का कार्य किसका है? मालिक का है कि नहीं है? क्या ये पावर है? ये अधिकार है? ये नहीं है। क्या इसके बारे में कोई प्रस्ताव हमने पास किया, मांग किया? तो जब पूंजीपति लोग, आप जानते हैं तमाम टीवी के चैनल, उसमें कुछ ऐसे एंकर होते थे जो सत्ता पक्ष की धज्जियां उड़ाने का काम करते थे। पूंजीपतियों ने ऐसे एंकरों को निकालने का 50 है। उन चैनलों को खरीद लिया, उनका 52%, 51% शेयर खरीद लिया और उनका वर्चस्व हो गया और वहाँ के एंकर को उसने निकलवा दिया। निष्पक्ष पत्रकारिता, निष्पक्ष मीडिया का कार्य खत्म हो गया। तो जो लोग, और मीडिया में क्या होता है, आजकल दूरदर्शन में जो विज्ञापन आता है, उस विज्ञापन को देखकर हम अपनी आवश्यकताओं को बनाने का कार्य करते हैं। विज्ञापन देख, अब तो सब कुछ व्हाट्सएप में है, लेकिन एक बार फॉर्मेट हो जाने के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सारा ज्ञान गायब, खत्म हो जाएगा। बहुत से ऐसे नकली साहित्यकार हैं कि जो कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत है। समाज साहित्य का दर्पण होता है। अगर समाज नहीं होगा तो किस साहित्य की रचना होगी? हम किस समाज से जो देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वही तो जो है साहित्य बनता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि यात्रा का संस्मरण लिखिए, जब आप यात्रा पर जाएंगे नहीं, कैसा संस्मरण लिखेंगे? अगर समाज ही नहीं होगा तो साहित्य कैसा होगा? तो इस नाते हमारे लोगों को ये जानना समझना है कि ये जो पूंजीवाद है, ये जो मनवाद है, ये मनवाद इसकी जड़ है। हम इसको नहीं देख पा रहे हैं और इस नाते विभागों का निजीकरण करने की मुहिम चली है कि निजीकरण करते चले जाओ, संविदा पर रखते चले जाओ। टेम्परेरी, अगर 2000 रुपए में सरकार का काम चल रहा है तो 20,000 रुपया वेतन क्यों दे? ये नियत बन गई है। लेकिन ये कानून बनाने वाले लोग, कुछ कानून बनाने वाले लोगों की संस्था में, कुछ पार्लियामेंट या असेंबली में आपके लोग नहीं बैठे हैं। आपके लोग भी भरपूर मात्रा में बैठे हैं, लेकिन वो कौन है? अपनी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, अपनी पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। और जब बंधुआ मजदूर वहां आप भेजोगे और फिर उनसे उम्मीद करोगे कि विभागों का निजीकरण न करें। अभी एक प्रस्ताव आया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। हम लोग बहुत पहले से मांग कर रहे हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, ये मांग कर रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। लेकिन आ गया 1 नेशन 1 इलेक्शन।
विपक्ष में बैठे हुए लोग क्या करते हैं, हम बहिष्कार कर देंगे, बहिष्कार करके आप बाहर चले जाओगे, सदन में जो रहेंगे उनसे जो बहुमत साबित होगा प्रस्ताव, और हम आप कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाकर वहां भेज रहे हैं, कैसे लोगों को भेज रहे हैं जानते हो? ये पासवान है हमारी बिरादरी के हैं, ये नंद समाज के हैं हमारी बिरादरी के हैं, ये मौलिया जी है हमारी बिरादरी के लोग हैं। अरे क्या करें, कोई टिकट नहीं दे रहा, फला ने दे दिया तो हमको लड़ना है। जब तक ये सोच रहे कि मनुवादी सोच, आपके खिलाफ कानून पास होते रहेंगे और आप दर्शक दीर्घा में बैठकर ताली बजाते रहेंगे और ताली बजाकर कोरोना की चिड़िया को उड़ाते रहेंगे। और खुली आंखों से देखते रहेंगे। इसलिए जो है हमें आपको ये जानना होगा कि मनुवाद की बीमारी ये कहाँ है। और पेंशन, पुरानी पेंशन के बारे में, पुरानी पेंशन बहुत पुरानी कथा है कि बुढ़ापे की लाठी होती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो गुरुजी जब रिटायर होते थे तो रिटायरमेंट के समय में एक अनिवार्य चीज दी जाती थी, वो बांस के बेंत की एक टन्नी होती थी, बेंत की, बांस के बेंत की जो है बेंत की आती थी टन्नी, गुरु लोगों को कर्मचारियों को दी जाती थी। बुढ़ापा हो गया उसको टेक कर देने थे। और बुढ़ापे की परिभाषा होती थी कि उनका सर हिलने लगता था, कान से सुनाई कम पड़ता था, आंख से दिखाई कम पड़ता था, तो आंख से कम दिखाई पड़ता था इसलिए टाट दे दिया। क्यों? और बुढ़ापे में, और इनको पढ़ना क्या है, मनुवाद की एक किताब दी जाती। जिंदगी भर बेकार रहे, बुढ़ापे बाद और बेकार हो जाए। गीता या रामायण नाम की एक पुस्तक दे दी जाती। तो जब इस देश में पढ़े लिखे लोग तर्कविहीन हैं और कहते हम शिक्षित हैं, वो शिक्षा किस काम की? जो गुलामी की निशानी को खत्म ना कर सके, जो गुलामी को ढोती रहे। एक घटना आनंद और अरहत उपाली की मैं यहां बताऊंगा। एक बार आनंद और अरहत उपाली जा रहे थे, शाम हो गया, रास्ते में एक नदी पड़ी, तो नदी किनारे एक युवती खड़ी थी, वो नदी को पार नहीं कर सकती थी, घबरा रही थी। तो उस युवती ने अपेक्षा किया दोनों बौद्ध भिक्षुओं से कि मुझे नदी के उस पार कर दीजिए। तो बौद्ध धर्म में ये नियम है कि कोई भी बौद्ध भिक्षु किसी भी महिला को छुएगा नहीं, किसी महिला को छुएगा नहीं, और जब छुएगा नहीं तो इसको उस पार कैसे ले जाएगा? आनंद और अरहत उपाली दोनों थे। अरहत उपाली ने क्या किया, उस महिला को पीठ पर लादा और नदी के उस पार उतार दिया। जब उस पार उतार दिया उसके बाद चलने लगे। आनंद ने कहा कि मैं आपकी शिकायत तथागत से करूंगा। आपने भिक्षु संहिता का उल्लंघन किया है। और गए और सीधे जो है उनसे कहा। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि क्यों उपाली, क्या ये बात सही है? तो उपाली ने कहा, हे महामानव, हे तथागत, मैंने उस युवती को केवल नदी के अंदर तक लादे था, नदी के बाहर उतारने के बाद मैं नहीं जानता वो युवती कौन है क्या है, लेकिन आनंद के दिमाग में युवती अभी भी लगी हुई है। आनंद उस युवती को अभी उतार नहीं पाए हैं। वो गुलामी की गठरी पढ़े लिखे कर्मचारी लोग
अभी उतार नहीं पाए, हो रहे हैं और अपेक्षा करते हैं हमें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो घंटी बजाने का काम करते हैं, पुरानी पेंशन की भी बात करते हैं। अटेवा में बहुत सारे लोग हैं। अपने यहाँ एक बार एक क्रिकेट मैच हो रहा था, अभी हाल की घटना है। उस क्रिकेट मैच का इंडिया और किसी और देश से था, तो यहाँ बहुत से लोग यज्ञ और हवन कर रहे थे कि इंडिया जीत जाए, और अंततः इंडिया जीत हार गई। अच्छा, हार गई यार। ये वो देश है। तो ऐसी स्थिति में यदि वास्तव में आप जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हो तो विषय को समझना होगा, विषय के दर्शन को समझना होगा। मार्स संगठन एक प्रयोगशाला है जो ये बताता है कि भारत में शिक्षित तो हैं लेकिन प्रशिक्षित नहीं है। एजुकेट टू एजुकेटेड पर्सन, पढ़ो को पढ़ाने की बात मार्क्स करता है। आप पास डिग्री चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन यह गाइडलाइन नहीं है तो मार्क्स के प्राइमरी ट्रेनर से भी उसके प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे सकते। वो प्रयोगशाला है, वो विश्वविद्यालय है, वो हॉस्पिटल है जो मार्स के हॉस्पिटल में भर्ती होगा और वो मानसिक रूप से ठीक होकर जाएगा। लेकिन लोगों ने कहा कि नंद जी अगर वो ठीक होकर जाएगा क्या गारंटी है वो दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा? तो हमने कहा उसको ठीक करने के बाद हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाएगा। अगर वो बीमार होगा तो फिर आएगा, अब ये मार्स उसको फिर ठीक करेगा। हॉस्पिटल बंद होने वाला नहीं है। आज शास्त्री जी हैं, आज हम हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कल नहीं रहेंगे। सबका टिकट कंफर्म है, सबको जाना है, लेकिन एक घटना फिर मैं जोड़ता हूं इससे कि एक बार तथागत बुद्ध आम्रपाली के यहाँ गए और आम्रपाली उनकी दीक्षा से खुश होकर उसने कहा, हे मां मानो ये आम्रफल मैं आपको दान करना चाहती हूँ। तथागत बुद्ध से कहा, तब तथागत बुद्ध ने क्या कहा, मैं नहीं ले सकता। उसने कहा क्यों तथागत, आप इस आम्रफल को क्यों नहीं ले सकते हैं? कहीं देना है तो संघ को दो, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा। संघ आज है और कल भी रहेगा, इसलिए जो दान करना है किसको करना है? संघ को करना है। तो ये जो ज्ञान की विश्वविद्यालय, ज्ञान की प्रयोगशाला ये जो चल रही है, साल भर जो आपको पढ़ाया जाता है, अभी आधे घंटे का एक पेपर मिला था, वो पेपर ही नहीं है, ये जो 2 दिन की कार्यशाला है, इस 2 दिन की कार्यशाला में भी आपको जंग बहादुर जैसे लोगों का जंग छुड़ाने का कार्य किया जाएगा। अभी कोरी लिख रहे हैं इसलिए कहा जाता है कि लोहे को नष्ट करने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती है, उसका जंग ही उसको खा जाता है। लोहे का जंग ही उसको खा जाता है। वैसे मानव को दंडित करने के लिए उसकी अज्ञानता ही उसको दंड देती है और कोई दंड नहीं देता है। इसलिए आप दंडित ना होने पावे, आप दुखी ना होने पावे, इसलिए 2 दिन की कार्यशाला में आप स्वयं दुख मुक्त रहें, दूसरों को भी दुख मुक्त करने का कार्य करें, ऐसा आपको बताया जाता है। इस नाते जो है कहा जाता है कि जैसे शास्त्री जी ने सुबह एक बात बताई थी, मैं उसको दूसरे रूप में कह रहा हूं कि काने को काना कहोगे तो जाएगा रूठ। किसी भी बात को कभी कभी समझाने का तरीका अलग होना चाहिए।
वही बात शास्त्री जी बताते हैं, लोग मान जाते हैं। वही बात प्रेमनाथ शर्मा बताते हैं तो लोग झगड़ जाते हैं। क्योंकि कहने की स्टाइल अलग अलग है। काने को काना कहोगे तो जाएगा रूट, ये दूसरे धीरे धीरे पूछो भैया अखिया कैसे गई फूट, तो नाराज भी नहीं होगा और बता भी देगा। जैसे एक बच्चा जो है अपनी माँ को अगर माँ कहता है तो माँ के मन से ममता निकलती है। लेकिन अगर वो ये कहते हमारे बाप का मेहरारू, गलत नहीं कह रहा, बाप की मेहरारू तो है, लेकिन कहने का ढंग गलत है। माँ नाराज हो जाएगी और जो कुछ उसके हाथ में आएगा उसी से बहस कर देगी, है कि नहीं? तो कहने का से ये है कि समझाने का तौर तरीका ऐसा होना चाहिए, थोड़ा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और बहुत ढेर सा पढ़ डालिए और कुछ समझ में ना आवे। एक बार तथागत बुद्ध धम्म देशना दे रहे थे तो एक उपासक ने कहा, ये मानो जितनी बातें आप कह रहे हैं बहुत अच्छी कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरे यादगार से बाहर हो जाता है। 2 लाइनों में मुझे बता दीजिए बुद्ध का धर्म क्या है। तब तथागत बुद्ध ने कहा, वो गाथा पाली में 2 लाइनों में है कि सब पापस अकर्णम कुशला सुख संपदा, सब पापस अकर्णम कुशला सुख संपदा, सचित प्रयोदकनम एकम बुद्धान शासनम। सब माने सभी, पापस माने पाप कर्मों को, अकर्णम माने करना नहीं चाहिए, सभी पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए, कुशल सुख संपदा कुशल कर्मों का संपादन करना चाहिए, सचित प्रयोदपनम अपने चित्त को, अपने मन को निर्मल बनाए रखना। यही बुद्धों का आदेश है, यही बुद्ध का दर्शन है और कुछ नहीं। तो मेरी जो है जो गाथा थी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपके सिग्नल से पहले मैं जो है उस लाइन पर पहुंच चुका हूँ कि अंधेरे को कोसो मत, अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अज्ञान अंधेरा पास न फटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ, अत दीपो भव, अत दीपो भव। नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद सर। साथियों, मानिए कि नंद साहब जी जिस यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, आप उसी यूनिवर्सिटी बैठे हैं। मानिए नंद साहब को हम लोग अगर सुनेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। आपसे कोई भी इतने समय में कोई भी छूटा नहीं है। संविधान पर भी आपने अपनी चर्चा की, पेंशन भी आपसे नहीं छूटी है, और कैसे कैसे निजीकरण 49% से 51%, 51 से 49% हो गया। इस पर भी आपकी विचारधारा हम लोगों ने सुनी। और सर थोड़ा से आपको स्मरण करना चाहेंगे, प्रदेश गवर्नमेंट ने 3000 स्कूल से ज्यादा 27,000 स्कूल बंद करने की प्लानिंग कर रखी है। इसकी सूची बन गई है। जिस प्राइमरी स्कूल से आप लोग पढ़े हैं उसी प्राइमरी स्कूल को आज बंद किया जा रहा है, और इनकी संख्या पूरे स्टेट में, पूरे प्रदेश में 27,000 के आसपास है। तो ये इसी का दुष्परिणाम है। और उस दुष्परिणाम में जैसा कि अभी नंद साहब ने कहा कि इस व्यवस्थापिका को बनाने में, ऐसे लोगों को वहां तक पहुंचाने में 90% दोष हम ही लोगों का है। और जिस दिन हम लोग इसको स्वीकार कर लेंगे, और जैसा कि अभिनंद साहब ने कहा कि हम अपने पूर्वजों की विचारधारा को समझ जाएंगे, उसी दिन ये व्यवस्था बदल लेंगे और जो चीजें होनी चाहिए संविधान के अनुसार सर्वसम्मत से वही चीजें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए माननीय नंद साहब जी आपको। आप जब तक गोंडा से हैं, आगे इस वक्ता की कड़ी में